हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एएसपी क्लासेस में। मैं अविनाश आपका एक बार फिर से दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। हम लोग इस सीरीज़ में इतिहास का दूसरा वीडियो आज करने वाले हैं और इस दूसरे वीडियो में से पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में किया था कि इतिहास शब्द को समझने की कोशिश की थी और उसके स्रोतों के ऊपर बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। तो एक बार फिर हमेशा की तरह से आप सभी की एक प्यारी सी स्माइल चाहिए और प्यारी सी स्माइल के गिफ्ट के बाद ही मैं क्लास शुरू करता हूं। तो बुआ एक प्यारी सी स्माइल, अविनाश सर बिना प्यारी सी स्माइल के चार्ज ही नहीं होंगे। तो आप सभी का प्यारा स्माइल हमेशा के लिए मुझे ज़रूरत होगा। हर क्लास में आने के साथ, बीच में, बाद में एक प्यारी सी स्माइल। कोई अच्छी चीज़ सीखो तो एक प्यारी सी स्माइल। आप सभी लोग अगर ये वीडियो सुबह में देख रहे हो तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड आफ्टरनून बोलूँ, गुड इवनिंग बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। तो अगर आप लोग जिस वक्त भी देख रहे हो, अगर सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून और शाम में देख रहे हो तो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। बुआ लोग, आज हम लोग भारतीय इतिहास को थोड़ा सा टुकड़ों में बांट के देखते हैं हम लोग स्टडी कैसे करेंगे। तो भारतीय इतिहास को जैसा कि पिछले क्लास में भी देखा था कि भारतीय इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा। एक प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा इसको मेडाइवल इंडिया कहेंगे। तीसरा आधुनिक भारत, इसे हम लोग मॉडर्न इंडिया कहेंगे। मॉडर्न इंडिया। तो बुआ प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, इसको हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर जो हमने आज तक सोर्सेज मिला है, जो प्रूफ मिले हैं, उसके आधार पर इसे भी आगे चल करके इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में बांट दिया है। वो कौन से 3 भाग है बुआ? तो पहला बुआ ऐसे समय का इतिहास जिसका हमें कोई भी लिखित विवरण प्राप्त ना हो और उसकी पूरी की पूरी जानकारी का जो सोर्स होगा वो जियोलॉजिकल सर्वे होगा, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित उसकी जानकारी होगी, उसका कोई भी लिखित विवरण नहीं होगा। तो पहला इसका बंटवारा कर सकते हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। इसे क्या बोलते हैं वो? प्रागैतिहासिक काल। इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा बनता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसको कह सकते हैं हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या अंतर है वो? यहां पर तो प्रमाण मिला था, एक ही चीज था, खुदाई। यहां पर क्या अंतर होगा बुआ? यहां भी प्रमाण मिला, लोगों को लिखना भी आ गया, लिखना आ गया, लेकिन आज तक ये आइडेंटिफाई किया ही ना गया हो। मतलब ऐसी लिखावट जिसे आज तक पढ़ा ना गया हो, यानी कि उस समय का इतिहास जिसका लिखित विवरण तो मिला है, मानव सभ्यता का वह इतिहास, वह समय, वह काल जिसका हमें लिखित विवरण तो मिला है, लेकिन जिसे पढ़ा ना गया हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो इतिहासकारों ने इस एंशिएंट इंडिया को 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला पार्ट इसका प्रागैतिहासिक काल का होगा, दूसरा पार्ट जिसका हमें लिखित विवरण यानी इंसानों ने लिखने की कोशिश शुरू कर दी थी, हालांकि आज के डेट में उसे पढ़ने का प्रयास करने के बावजूद भी पढ़ा ना गया हो, मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया गया हो, उस समय के इतिहास को हम लोग क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल।
और जिसका हमें लिखित विवरण मिल गया हो, मतलब जिसे हम कंप्लीट लिखा हुआ भी मिल गया और उसे हम कंप्लीट आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हाँ वो क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये उसको हम लोग कहेंगे बउआ ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसे ही हम लोग हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। आशा करता हूं बउआ लोग आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ गए कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो बउआ आगे चल करके हम सब लोग इस पर टाइम स्केल भी बिठाएंगे। जैसे पिछली कक्षा में मैंने सिखाया था कि टाइम स्केल कैसा होता है, तो हम लोग एक टाइम स्केल के भी इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल जो है, जो एंशिएंट यानी कि प्रागैतिहासिक में प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको आगे चल करके भी दो अलग अलग युगों में बांटा गया है। अब दो अलग अलग एज कैसा होगा, तो पहला तो होगा पाषाण युग। पहला एज क्या होगा बुआ, पाषाण युग होगा। और जो दूसरा वाला युग होगा उसे हम लोग कहेंगे ताम्र युग। ताम्र नाम से ही पता चलता है, तांबा धातु का इस्तेमाल हम लोगों ने शुरू किया होगा। मतलब ऐसी सभ्यता, ऐसा समय, सभ्यता नहीं कर सकते इसको, ऐसा समय, ऐसा इतिहास, उस समय का इतिहास जब इंसान भी नहीं था और वो इंसान बनने के प्रयास में पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना सीख रहा था। पत्थरों के औजार से ही वो कुल्हाड़ी बनाना, उसको रगड़ रगड़ के चीरने फाड़ने का हथियार बना लेना वगैरह वगैरह, उन्हीं पत्थरों को बाद में धीरे धीरे रगड़ के आग पैदा कर लेना, यानी कि पूरा जीवन पत्थरों पर, पाषाण पर आधारित था। इसे ही हम लोग पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं। दूसरा कहते हैं ताम्र युग। ताम्र मतलब कॉपर एज। कॉपर एज मतलब इंसानों के द्वारा ढूंढा गया पहला धातु, मतलब इंसानों ने पहला कोई मेटल इस्तेमाल किया और उसे हम लोग ताम्र युग में जानते हैं। बाद में ये आगे चल कर के इस पाषाण युग, ये बहुत ही लंबा पीरियड था, तो पाषाण युग को भी आगे चल के फिर से तीन भागों में बांट दिया गया। पहला पुरा पाषाण, पुरा पाषाण, इसको पैलियोलिथिक, पुरा पाषाण को हम लोग पैलियोलिथिक बोलते हैं, PALEOLITHIC, पैलियोलिथिक। दूसरा है मध्य पाषाण अर्थात मेसोलिथिक। और जो तीसरा है नवपाषाण। नवपाषाण का मतलब होता है नियोलिथिक। मतलब इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, जब इंसान पूरा पाषाण, मतलब क्या, इस समय के इंसान पत्थर, प्रॉपरली पत्थर घिस रहे होंगे, इंसान भी नहीं बना होगा, होमोसेपियंस यानी तर्क करने वाले इंसान भी नहीं बने होंगे, यानी कि वैसे इंसान पत्थर को घिस रहे होंगे और नए नए चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे होंगे, तो वो होगा पूरा पाषाण का। इस वक्त इनकी जिंदगी कैसी थी, तो जानवरों जैसी थी। ये खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, इनका जीवन शिकारी हुआ करता था, बस एक जगह से दूसरे जगह अपने खाने की खोज में भटकते रहते थे, खाना को जमा करते थे, प्यास लगी नदी के किनारे गया, पानी पी लिया। आज के डेट में जैसे एक छोटे से जानवर की स्थिति होती है, आप घर के बाहर कई जानवर ऐसे देखते होंगे, इनका कोई फिक्स लाइफ स्टाइल नहीं होता, बस वो चल रहे होते हैं, अपना पेट भरा, बस जिंदगी चल गई। तो ऐसी कुछ जिंदगी हुआ करती थी पूरा पाषाण काल में। धीरे धीरे डेवलप हुए वो लोग, और यहीं पर उन्होंने पहली बार पत्थरों को घिसकर आग लगाना सीख लिया होगा, आग की जानकारी प्राप्त कर ली होगी, और फिर धीरे धीरे पकाकर खाने लगे होंगे। और यहाँ आते आते यहाँ पर खाना क्या कर रहे थे, वो लोग जमा कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग पशुपालन सीख गए। आगे मैं पूरे डिटेल में ये चैप्टर कवर करूंगा, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। अभी फिलहाल कि मध्यकालीन भारत में आकर के उन्होंने क्या किया, पशुओं को यहाँ पर खाना पकाकर खाने के साथ साथ वो क्या करने लग गए, तो पशुओं को पालतू बनाना सीख गए थे। और आगे चलने के बाद, पालतू पशु बनाने के बाद यहाँ आ गए, और यहाँ पर आकर के उन्होंने एक सबसे बेहतरीन चीज ढूंढ निकाला कि खेती कैसे करते हैं, कृषि की शुरुआत हो गई। तो नवपाषाण काल में हम लोग देखेंगे इंसान कैसे खाद्य उत्पादक बन चुका था, कैसे खाद्य संग्राहक से, शिकारी जीवन से कैसे वह खाद्य उत्पादक बन गया था, और कैसे उसमें एकजुट होने की शैली विकसित हो रही थी।
हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चल करके, अभी मैं पहले इसको एक टाइम स्केल, जैसा कि मैंने अभी प्रॉमिस किया था कि एक टाइम स्केल पर बांट लेंगे, तो मैं एक टाइम स्केल बनाता हूं कि बउआ ये पाषाण काल कब से, तो पाषाण काल इंसानों के आगमन से। और मैं यहीं पर इसी जगह पर एक प्रॉमिस कर देता हूं कि इंसानों का आगमन धरती पर कब हुआ। इंसानों के आगमन से पहले धरती पर क्या कुछ नहीं था? क्या इंसान पहले जीव थे? यदि हां तो कैसे आ गए? यदि ना तो इनसे पहले कैसे जीव होते थे? अगर उनसे पहले कुछ और जीव थे तो उन क्या जीव, कभी तो जीव मंडल की शुरुआत हुई होगी धरती पर, कभी तो पहला जीवन धरती पर आया होगा, कभी तो धरती पहले बनी होगी। हम सब लोग अगली क्लासेस में पहले इतिहास के किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आई प्रॉमिस यू कि मैं जो करने वाला हूं वो सबसे यूनिक होगा, सबसे अलग होगा, और आप सब लोग इसको कंसीडर भी करोगे बहुत अच्छे से। बुआ, हम लोग ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल कैलेंडर या जियोलॉजिकल कैलेंडर स्केल पढ़ते हैं। हम सब लोग इतिहास में भी इस तरह से पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी के बारे में भी जानकारी हो जाए, इतिहास में के बारे में भी जानकारी हो जाए, और वही चीज़ हम लोग जियोलॉजी में भी यानी बायोलॉजी के सब्जेक्ट में भी जीवों का क्रमिक विकास, जो डार्विन का सिद्धांत था कि पहले इंसान से पहले बंदर हुआ करते थे, बंदरों से ही विकसित होकर के आज हम लोग इंसान बने हैं। तो ये सारे विकास के क्रम, धरती पर जीवन का हर एक स्टेज, कौन कौन से समय में क्या क्या हुआ था, हर एक चीज अगली क्लासेस में कवर करेंगे। आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो का जरूर इंतजार करोगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जो कि हमेशा आप लोगों को याद रखने में दिक्कत होती होगी, मैं इस तरह से बना के लाऊंगा कि आपको याद करना ना पड़े। तो वो इंतजार करना अगली वीडियो का। तब तक हम लोग बात करते हैं ये समय का। तो एक प्राचीन समय मान लेते हैं जब इंसान डेवलप हो रहे थे, तो इस समय को माना जाता है 10 लाख बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से भी 10 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 बीसी तक का समय। यानी कि इंसान जब पशुओं को पालतू बनाना सीख रहा होगा तब वो 10,000 बीसी में पहुंच चुका होगा, अर्थात ईसा मसीह के 10,000 जन्म से 10,000 साल पहले की घटना में पहुंच चुका होगा। अब मध्यपाषाण पर आते हैं, जब वो पशुओं को पालतू बना रहा होगा, तो मध्यपाषाण 10,000 से बीसी से 7,000 बीसी तक का समय मध्यपाषाण का माना जाता है। यहाँ पर लोगों के हथियार जो थे, जो पुरापाषाण में होते थे, वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते थे, बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं होते थे, छोटे भी नहीं होते थे। यहाँ के अब हथियार अपेक्षाकृत ज़्यादा चिकने, नुकीले और सही शेप एंड साइज वाले होने लगे थे, जिसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहा गया है। बउआ, मध्यपाषाण के बाद का समय है नवपाषाण का। नवपाषाण का समय 7,000 से लेकर के 2500 बीसी तक का माना जाता है। और इसी दौरान हम लोगों ने खेती करना भी सीख लिया था और आग पर काबू करना भी सीख लिया था। बुआ, यहीं पर हम लोगों ने देखो, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार, मैं आप लोगों के लिए एक वर्क देता हूं, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि ये नियोलिथिक यानी नवपाषाण शब्द का प्रयोग पहली बार किस इतिहासकार ने किया था। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगली वीडियो में इसका सही उत्तर भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है बुआ? तो उसके बाद ताम्र युग यानी कि कॉपर कब ढूंढा गया, तो इसी नवपाषाण के समय को में ही कॉपर का खोज हुआ था। एक बहुत बड़ी खोज, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। तो इस समय को माना जाता है 3000 बीसी से 2000 बीसी तक का समय ताम्र युग का माना जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बउआ, इससे पहले कि मैं इसमें और आगे की बात करूं, मैं चाहता हूं आप सब लोग इस डायग्राम को, वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक पर अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास फिलहाल कॉपी अवेलेबल नहीं हो, जैसे ही आपके पास कॉपी अवेलेबल हो, इसको अपनी हैंडराइटिंग में अच्छे से बना लेना, ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे। क्योंकि बुआ, हम लोग क्या करते हैं, सीधे बीच में कोई टॉपिक उठाया और रटने लग जाते हैं। बुआ, ऐसे में कभी भी याद नहीं रहता। घटनाएं सिस्टमैटिक होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितनी डिटेल में बात करूंगा उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और उतने ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहेंगी। शॉर्टकट में बताऊंगा, चीज़ें जल्दी दिमाग से निकल जाएंगी। इसलिए बुआ, मेरा टारगेट है हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ें। तो मैं आगे से हट जाता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए।
तो अब इस टाइम स्केल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल बउआ, यहां तक तो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आद्य इतिहास में आते हैं कि ऐसा समय का इतिहास जिसका लिखित विवरण तो अवेलेबल है लेकिन पढ़ नहीं पाए। तो इस समय में दो प्रमुख सभ्यताएं आई भारत में। सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक गिनी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे जैसे हम लोगों को सिलेबस को पढ़ना है वैसे वैसे ही ये डायग्राम खींच रहा हूं। आप सब लोग इसे सिलेबस ही समझिएगा कि सबसे पहला टारगेट होगा कि ये हमारा पाषाण युग। पाषाण युग से पहले भी मैंने एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और भूगर्भिक इतिहास के अलावा पृथ्वी पर जीवन का जो विकास का क्रम हुआ है उस पर एक या ज्यादा लंबी वीडियो हुई तो 2 वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद ही हम लोग इस पाषाण काल को पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी सभ्यता जो होगी वो होगी वैदिक सभ्यता। सिलेबस को अच्छे से समझने के दौरान ही हम लोग इतिहास के बहुत सारी बेसिक टर्म एंड कंडीशन को समझ जाएंगे वो। इसलिए मैं सिलेबस को थोड़ा डिटेल में 2 वीडियो लगा करके 3 वीडियो भी आते हैं तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। बउआ, आप सब लोग इसको अच्छे से समझना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका समय काल जो इतिहासकार सर्वमान्यता से रखते हैं वो है 2500 BC से 1750 BC तक का समय। और उसके बाद कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार हैं, मैक्स मुलर हैं और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिसका जिक्र मैं चैप्टर पढ़ाते वक्त करूंगा। उनके अनुसार कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जलवायु परिवर्तन हुआ, बाढ़ आ गई और यह सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई। सभ्यता का मतलब होता है इंसानों का सभ्य हो जाना। सभ्य किसको कहेंगे? हमें प्रॉपर तरीके से बात करने आना चाहिए, हमारा एक सही तरीका होगा, लिविंग स्टैंडर्ड होगा, हम लोग एक कपड़े पहन रहे होंगे, एक सभ्य मानव की तरह जी रहे होंगे, हमारी एक सही जीवनचर्या होगी, हमारा समाज में एकजुटता होगा, हम लोग एक जगह रह रहे होंगे, कुछ नियम कानून के हिसाब से आगे बढ़ रहे होंगे वगैरह वगैरह। तो सभ्यता हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सभ्यता कैसी होती है हम लोग हर चीज हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। अभी फिलहाल जानते हैं फिर क्या हुआ कि कहा जाता है कि बाहरी विदेशी आर्य जाति का आक्रमण हुआ और उसने यहाँ की मूल सभ्यताओं को समाप्त कर दिया। और इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 BC से 600 BC तक का। तो इन 200-250 सालों में चूंकि बाढ़ आई थी, कोई सभ्यता विलुप्त हुई थी, नई सभ्यता आ रही थी, इतिहासकार भी इस विषय पर मौन पड़ जाते हैं कि आखिर इस 200-250 साल में बीच में क्या हुआ था। खैर, हम लोग इस सभ्यता के बाद हम लोग अगली सभ्यता क्या कौन सी पढ़ेंगे? तो वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता में जानेंगे कि किस तरह के लोग होते थे, समाज किस तरह से समतावादी हुआ करता था, कैसे महिलाओं की प्रधानता हुआ करती थी, कैसे पक्की ईंटों वाले मकान में आज से 4,500-5,000 साल पहले लोग रहा करते थे, कैसे उनके पक्की सड़कें होती थी, सड़कों के बगल में कैसी नालियां होती थी, कैसे ढक्कन लगे होते थे जो आज भी नहीं होता, हर घर के पीछे कैसे बाथरूम होता था, क्या उनका शानदार लिविंग स्टाइल था, स्विमिंग पूल होते थे, वो लोग उसमें तैरते थे, पेंटिंग्स करते थे, डांसिंग होती थी, कला एवं संस्कृति को भी जानते थे। हर चीज इतनी प्रॉपर वे में थी कि कैसे वो लोग उतना डेवलप थे। और आज वो सभ्यता रहती तो हम लोग आज के वर्तमान अमेरिका, वर्तमान यूरोप, आज के वर्तमान रशिया, बाकी सभी देशों से कितना आगे हो सकते थे। हम सब लोग इन हर मुद्दों पर बात करेंगे। आज वो सभ्यता की जगह के बारे में क्या प्रमाण है, कहां से क्या मिला है, हर एक मुद्दा पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार। हम लोग अपने भारत को अच्छे से जानेंगे कि हमारा भारत आज भारत है तो ये स्थिति में पहुंचने से पहले क्या था, कैसा था हमारा प्यारा भारत, कैसे थी हमारी सोने की चिड़िया, हर चीज जानेंगे बुआ। हम लोग एक साथ बने रहेंगे, आपका मेरे ऊपर, मेरा आपके ऊपर, और वो प्यारी सी गिफ्ट हमेशा की तरह भूलना मत, प्यारी सी स्माइल। तो बुआ, वैदिक सभ्यता 1500 से 600, हालांकि इस दौरान हम लोगों को जो लिखित विवरण मिले हैं इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो हम कह सकते हैं कि आद्य इतिहास का जो समय होगा, आद्य ऐतिहासिक काल का, वो क्या होगा, 2500 BC से लेकर के 600 BC तक का जो समय होगा हमारे लिए आद्य इतिहास प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होगा, जिसका हमें लिखित विवरण तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो अगला पैटर्न चलते हुआ कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बड़ा ही मजेदार है।
क्योंकि यहाँ के बाद जो छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहा जाता था, उन कबीलों को, बाहर के छोटे छोटे कबीलों को जीतने का मन करने लगा और उन कबीलों ने क्या कर दिया, उन दूसरे कबीलों को जीत के अपने मिला लिया, फिर जन से जनपद बनने लगे। तो बाद में ये जो वैदिक सभ्यता है दो भागों में बटेगा। एक तो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋग्वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, अर्थात ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। इसका काल जो माना जाता है वो 1500 से 1000 माना जाता है, और इसका जो पीरियड माना जाता है 1000 से 600 बीसी माना जाता है। ये भी बीसी है माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में जिस समय की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और बाकी हम लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद के अलावा जो अन्य 3 वेद से जिस समय की जानकारी मिलती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई थी कि यहाँ के लोग धातु की खोज में सोना वगैरह को ढूंढते ढूंढते ये 600 बीसी पार करने के बाद एक ऐसे धातु को ढूंढ लेते हैं जो अब तक प्राप्त सभी धातुओं से ज्यादा कठोर था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा धातु जो पहले ढूंढा जा चुका था, ताम्र युग जिसे कहा जाता है, नवपाषाण युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है क्योंकि उसी दौरान तांबा धातु का खोज हुआ था। तो यहाँ के लोगों ने पहली बार तांबा और टीन को मिला करके कांसा धातु बना करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसीलिए कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। वो कांस्य आद्य ऐतिहासिक कालीन को भी कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हो, क्योंकि इस दौरान धड़ल्ले से कांस्य धातु का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। कांसा धातु कोई भी मिश्र धातु, तक कांसा क्या है, एक मिश्र धातु, एलॉय है। कोई भी मिश्र धातु अपने मूल धातु से हमेशा ज्यादा कठोर होता है। तो बउआ इस खोज में, इस होड़ में जब ऐतिहासिक काल आएगा तब एक ऐसे धातु की खोज होगी जिसे हम लोग आज लोहा के नाम से जानते हैं, आयरन एज शुरू होगा। आयरन एज, लौह युग की शुरुआत होगी। लोहे के हल बनने लग जाएंगे जो मिट्टी में और गहराई तक खोद करके आपको ज्यादा अनाज, ज्यादा पैदावार देंगे। तो हमारी सभ्यता और डेवलप करने लगेगी, हम और ज़्यादा अमीर होने लगेंगे और हम लोग और ज़्यादा एडवांस होकर के और ज़्यादा तेज़ी से अपना विकास करने लगेंगे। तो ये एक पीरियड होगा ऐतिहासिक काल का जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे इन छोटे छोटे जनपदों को जुड़कर बनने हुए बड़े बड़े स्टेट्स, जिसे महाजनपद कहा जाता था। तो यहाँ पर एक अगला चैप्टर आएगा, महाजनपद काल, महाजनपद काल। और उस समय पढ़ेंगे कि कैसे 16 बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते थे, बड़े बड़े स्टेट्स हुआ करते थे। आप लोगों ने कई सारे टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, धार्मिक टीवी सीरियल्स में, कि गांधार की राजकुमारी गांधारी हुआ करती थी। तो गांधार भी एक क्या था, एक महाजनपद हुआ करता था, आज अफगानिस्तान के पास पड़ता है। तो अब आप कह लो मगध का राजा जरासंध का नाम सुना होगा महाभारत में, जो कि आज के डेट में पटना राजगीर का एरिया पड़ता है। हम लोग सब एक एक जगह को पहचानेंगे कि ये 16 हो कहाँ कहाँ हुआ करता था, हमारा अखंड भारत कैसा था। तो 16 महाजनपद में मगध आ जाता है, अंग आ जाता है, अवंती आ जाते हैं, बहुत सारे 16 के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में कहाँ है, इसकी राजधानियाँ कहाँ है, कहाँ थी और आज वो स्थान कहाँ पड़ता है। तत्कालीन समय में 2 और बड़ी बातें हुई थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, एक शहरी जीवन ग्रामीण जीवन में बदलता जा रहा था। हमारी सभ्यता उल्टी दिशा में जा रही थी, सभ्यता पूरी तरह से विलीन हुई, फिर से डेवलप हुई और फिर से हम लोग आगे बढ़ने लगे। इस दौरान हमारे पूरे समाज में अंधविश्वास, कर्मकांड, यज्ञ, धार्मिक कांड, यज्ञ, हवन, बहुत तरह के 33 कोटि के देवी देवता, फिर मनमर्जी के देवी देवता, बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। एक एक चीज़ कवर करेंगे चैप्टर में, वैदिक सभ्यता में। और फिर देखेंगे कि जब लोग अंधविश्वास में पिसने लगेंगे, त्राही त्राही करने लगेंगे और पूरे समाज में कठिनाई का दौर आ जाएगा, तब उस कठिनाई को सरलता में बदलने के लिए 2 नए धर्म का उदय होगा, जिसमें से एक धर्म बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाएगा और एक धर्म जैन धर्म के नाम से जाना जाएगा। तो बउआ प्राचीन भारत के इतिहास में 2 चैप्टर ये भी हो गया। एक तो महाजनपद काल में ही पहली बार राजवंशों का उदय होगा, राजा महाराजा आने लगेंगे, कई वंश आ जाएंगे, जैसे हर्यक वंश आएगा जिसमें पढ़ेंगे कि बिंबिसार राजा था, अजातशत्रु राजा था, उसके बाद उदयन राजा था, पाटलिपुत्र ग्राम बसाया था, ऐसा राजा था।
है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग वंश आया था, फिर हम लोग आगे देखेंगे कैसे नंद वंश आया था, कैसे नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे राजा हुए थे, कैसे मौर्य वंश का समाप्त होकर के कैसे ब्राह्मण वंश शुंग वंश आ गया था, ब्राह्मण वंश के बाद शुंग वंश के बाद कर्ण वंश कैसे आता, कैसे आंध्र सातवाहन आए थे, किस तरह से पूरे महाजनपद में ये राजा महाराजा आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को जोड़ते हुए कैसे हमारे अखंड भारत का निर्माण कर रहे होंगे, कैसे मगध की धरती पर बैठा हुआ एक एक राजा अपने मगध के विस्तार में लगातार कई सालों तक युद्ध लड़ते रहेंगे और अंत में 16 महाजनपद को अशोक के समय तक में मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण होगा। अखंड भारत कैसा था उसके ऊपर भी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अखंड भारत की कहानी कैसी थी, हमारा भारत कितना खूबसूरत हुआ करता था, हर एक बात, उस खूबसूरत नक्शे को बनाने वाले कैसे राजा महाराजा थे, उन सब के ऊपर बात करेंगे बउआ। इसके अलावा जब महाजनपद काल खत्म होगा तो महाजनपद काल खत्म होने के बाद आपका जो सिलेबस आगे बढ़ेगा वो जाएगा मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद का काल। उसमें आप लोग बहुत सारे स्वदेशी राज पढ़ोगे, जैसा कि आप लोग जान रहे थे, शुंग वंश अभी बोला, कर्ण वंश बोला, सातवाहन वंश बोला। इस सातवाहन वंश के बाद भारत में पहली बार यवनों का आक्रमण, हिंद यवन आक्रमण पढ़ेंगे हम लोग। उसमें मिनांडर के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे कि कैसे कोई बाहर का कबीला, कुषाण कबीला आया हमारे यहाँ, वो बस गया, कैसे कनिष्क जैसे राजा हुए, कैसे उसके समय में कैलेंडर हमारा शक संवत प्रारंभ हुआ। तो अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे बुआ हम लोग, गुप्तोत्तर काल। उसके बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल। गुप्त काल, देखो गुप्त काल एक बहुत ही मजेदार कहानी है जिसको हम लोग गुप्त काल में आकर पढ़ेंगे। कैसे श्री गुप्त और कुमार गुप्त जैसे राजा हुए, कैसे कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, वो हर एक चीज पढ़ेंगे बुआ। गुप्त काल के बाद हमारा आता है गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्त काल के बाद का काल। गुप्तोत्तर काल के बाद जो आता है उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना। यदि आप मैं अगर लिखने लगूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, मेरा टेलीग्राम चैनल बन चुका है, मैं टेलीग्राम चैनल पर इस पूरे सिलेबस को प्रिंट करके PDF बना करके मैं डाल दूंगा। आप सब लोग वहाँ से डाउनलोड चाहो तो कर सकोगे। बउआ मैं सिर्फ एक ओरल कन्वर्सेशन कर देता हूँ कि किन किन परिचय से होकर के गुजरेंगे। बउआ गुप्तोत्तर काल में हमारे पास या इसको गुप्तोत्तर काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जा सकता है, यानी कि मध्यकालीन भारत से पहले का काल, पूर्व मध्यकाल, प्री मेडाइवल टाइम में क्या होगा। तो बउआ बहुत सारे ऐसे होंगे, वल्लभी के मैत्रक, मालवा के यशोवर्मन, पंजाब के हूण, मालवा और मगध के उत्तर गुप्त वंश के राजा, इसके अलावा कन्नौज के मौखरी वंश, थानेश्वर के आपके पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार वर्धन वंश, इतने इतिहास के स्टोरी में ऐसा वंश जिसमें भाई बहन के लिए प्यार, माँ का बेटे के लिए प्यार, पिता का पुत्र के लिए प्यार, पुत्र का पिता के लिए प्यार, हर जगह पर जहाँ पर अभी तक देखेंगे भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, यहाँ पर देखेंगे किस तरह से प्यार है। मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज में से आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल में पाल वंश, सेन वंश का काल। फिर आप लोग देखोगे उसी के बाद राजपूतों का राज शुरू हो जाएगा, राजपूत काल आ जाएगा। राजपूत काल 750 से 1200 ईस्वी। मैं बताऊंगा एक एक टाइम स्केल आप लोगों को बताऊंगा। आज सिर्फ एक हल्की सी इंट्रोडक्शन कर रहा हूं क्योंकि क्लासेस मैंने जो पहले से बोल दिया है कि ये करूंगा, आपको टाइम स्केल बताऊंगा, जियोलॉजिकल कैलेंडर बताऊंगा। ये सब बताने के बाद मैं एक एक सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूंगा बताते हुए। बउआ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कन्नौज में किस तरह के गढ़वाल वंश राजा करते थे, राज क्या करते थे। पढ़ेंगे कि उनकी बेटी संयोगिता कितनी खूबसूरत थी और कैसे उसी समय जो अजमेर के राजा हुआ करते थे चौहान वंश, जो कि प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान, कैसे उसको संयोगिता से प्यार हो जाता है, कैसे उसको लेकर के भाग करके शादी कर लेता है, कैसे उस समय चौहान पर लगातार मोहम्मद गोरी 15 बार 16 बार आक्रमण किए जाता है, जिसमें से एक प्रमुख लड़ाई तराइन की पहली लड़ाई वो कैसे हुई थी, कैसे हर बार हरा करके उसके वो माफ़ी देते जाता है और अंत में
कैसे वो तराइन की दूसरी लड़ाई में हार जाता है, कैसे वह मारा जाता है और कैसे भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है, वो होता है मध्य युग। मतलब युग तभी बदलेगा जब हमारा लिविंग स्टाइल, हमारी जो सभ्यता संस्कृति थी, हमारा बोलना चलना पहनना बात करना, हमारा जो समाज था, समाज में पूरी तरह से कहीं और से आए हुए शासक राज करने लग जाए और उनकी सभ्यता संस्कृति हमारे ऊपर ओवरलैप करने लग जाए, तब एक युग का अंत और नए युग का प्रारंभ होगा, जिसे हम लोग मध्यकालीन भारत कहेंगे, जिसे हम लोग अगली क्लास में जरूर कवर करेंगे। अगली क्लास मतलब हुआ, पहले हम लोग जियोलॉजिकल कैलेंडर करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के कंप्लीट लिखित सिलेबस पर, जिस पर मैं हर एक जगह पर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर हम लोग आएंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल के अंतर्गत कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे, उनका समय काल कब से कब तक रहा था, उसमें किन किन राजाओं ने हिस्सा लिया था, उनकी बेसिक एक डेट ईस्वी का स्ट्रक्चर लेते हुए एक क्लास जरूर लूंगा। तब तक बउआ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और जय हिंद मेरे दोस्तों।